हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है। प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए, आज हम लोग जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो भी क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सीटेट, तो यहाँ से सीटेट में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। इसके साथ साथ जो है हमें टीचर लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक। ऐसे तो अगर आप तैयारी करें बीपीएससी या मतलब बिहार स्टेट या किसी भी टीचर की, तो आपको क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर किए हैं। आज क्लास 7 का पहला चैप्टर है और क्लास 6 का ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप ये मानचित्र को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा पता चलेगा नहीं। और दूसरे भी मानचित्र को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, पहला मानचित्र जो है ना, ये आपका अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जबकि दूसरा जो मानचित्र है ना, ये आपका फ्रांसिस मानचित्र का 1720 में बनाया था। ठीक है, और ये एक ही इलाके का है, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर है दोनों मानचित्र में। ठीक है, तो अल इदरीसी के नक्शे में जो दक्षिण भारत जो है उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है ऊपर की तरफ है। तो जगहों का नाम जो है अरबी में दिया है और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। जैसे कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का कन्नौज बोले, तो ये मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग जो है 6 वर्ष के बाद बना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो दूसरा मानचित्र है ये पहले मानचित्र के लगभग 600 वर्ष के बाद बना है। तो यहाँ पे जो है सूचनाएं काफ़ी बदल गई है, और इसलिए जो दूसरी वाली मानचित्र है उससे हम जो है काफ़ी परिचित होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ठीक है, ये दोनों, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली। जब हम लोग देखें कि समय के साथ साथ सूचनाएं के संदर्भ बदल रहा है, तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता होगा। यानी ऐतिहासिक अभिलेख जो है कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी जो है समय के साथ साथ जो रहता है बदलता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है, और ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि पहले की जो फारसी थी और अभी की जो फारसी है, दोनों में अंतर देखने को मिला है। और ये सिर्फ व्याकरण में या शब्द भंडार में नहीं है, बल्कि उसके अर्थ भी जो है बदल गए हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग हिंदुस्तान ले लेते हैं, तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत का के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आश्रय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। समझ में आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी जो हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारत को हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने पहली बार जब हिंदुस्तान का प्रयोग किया था, तो उनका कहना था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच में जो इलाका है ना, उसके लिए वो जो है हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। तो उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर क्षेत्र में आते हैं। तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। ये प्रयोग 14वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा था, और हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था, तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों के लिए किया था। ठीक है, और यही प्रयोग जो है 14वीं सदी में जो है कबीर खुसरो ने किया था, और उसमें जो हिंद शब्द का जो है वो उसका भी मतलब सेम था। यानी जो आपका बाबर ने आपका मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द जो है एक राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ से जो है नहीं जुड़े थे, और आज हम जो है जोड़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी शब्द का प्रयोग जो है करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी
जो है ये जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। और मध्य युग में मानो किसी गांव का आने, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि जो इतिहासकार थे जो शब्द का इस्तेमाल करते थे उसका मतलब कुछ ना कुछ होता था, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण ले लिया गया है विदेशी का। तो विदेश सॉरी विदेश का, तो विदेश मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको कहते हैं जो व्यक्ति भारतीय ना हो, आज उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं, ठीक है। तो यही क्या था कि मध्य युग में क्या होता था ना कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, मतलब गांव पे अगर कोई भी अनजान व्यक्ति बाहर से आ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी कहते थे। तो ये पहले होता था, लेकिन आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं, जो भारतीय लोग नहीं होते जो बाहर से आते हैं उसे विदेशी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, तथा किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अलग अलग शब्दों का जो रहता है अलग अलग जो है अर्थ निकलता है, और एक ही शब्द का हम लोग अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इतिहासकार और उनके स्रोत। जैसे इतिहासकार कुछ युग का अध्ययन करते हैं, और अच्छा एक क्वेश्चन आता है यहाँ से हमारा, इतिहासकार और पुरातत्वविद के बारे में। देखिए पुरातत्वविद उसे कहते हैं ना जो कि आपके अतीत की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, अतीत को जानने के लिए। जबकि इतिहासकार जो है ना वो स्रोत का इस्तेमाल करता है, मतलब अतीत की वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लिखित स्रोत का भी इस्तेमाल करता है, जो कि आपका जो है पुरातत्वविद नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और इनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कागज के बारे में। यहाँ पे देखिए 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, तो उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसने उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो सकता है कि उसकी अच्छी होती और किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वो वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज अब कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी इसमें। तो आप यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कि कागज जो है मतलब किस सदी में जो है बहुत ही महंगे थे और किस सदी में जो है अब इतनी सस्ती हो गई है कि अगर आप दुकान भी जाओ सामान लेने के लिए तो भी जो है आपको कागज़ में मोड़ के दिया जाता है, ठीक है। तो इस समय के दौरान कागज जो है आपका सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों के पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग जो है कठिन है। तो याद रखिएगा, यानी ये जो है जो पांडुलिपियाँ होती है इसको पुस्तकालय में या अभिलेख में जो है अभिलेखागारों में जो है रखा जाता है, और इन पांडुलिपियों को जो है तथा दस्तावेजों को से इतिहासकार को जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इन दिनों छापे खाने तो नहीं थे। अब छापे खाने जैसे कि अभी प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवीस जो रहते थे वो हाथ से ही जो है पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाते थे। तो इसमें होता क्या था ना, जब अगर हम किसी की नकल करते हैं ना तो कभी कभी कुछ और लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपकी मित्र जो है मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी तो आप मजबूर होकर अंदाजा ही लगा कर पढ़ते होंगे कि वो उसने क्या लिखा है। तो फलस्वरूप आपके लिखी में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे जो होता है वो अंतर जो होता है हो जाता है। इस तरीके से जब मतलब कि होता था ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब कि अगर पांडुलिपि उसमें इस तरीके से लिखा जाता था तो अलग अलग जो हो जाता था, मतलब जो ओरिजिनल रहता था ना उससे जब लिखित रहता था दूसरे जो लिखते थे वो भिन्न हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि का नकल कर रहे हैं, और इस चित्र का आकार जो इतना है, और इस छोटे आकार के कारण इस लघु
चित्र या मिनिएचर कहा गया है। और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग जो है लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान के लिए किया जाता है, और इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संहर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिपिक बाई और में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारियों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, लेकिन जब अंतर आ जाते होंगे तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे जो है फेरबदल कर देता है, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। तो सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही, और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न जो है प्रतिलिपि जो है एक दूसरे से बहुत ही अलग होता गया। तो इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की जो मूल्य पांडुलिपि है ना, वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए लिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूल्यतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि अब अलग अगर हम लोग पांडुलिपि को देखें तो इतिहासकार क्या लिखा था, क्योंकि अब अलग अलग हो जा रहा है ना, तो इसलिए एक ही मतलब कि प्रतिलिपि को पढ़ने के मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है, एक चीज को जानने के लिए लेखक क्या लिखा था, इस चीज को जानने के लिए इतिहासकार को जो है एक ही ग्रंथ का अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार जो है 1356 ईस्वी में और दूसरी बार जो है 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, और ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नेक्स्ट है आपका एक नई सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो देखिए इसमें क्या है कि 1700 से लेकर 1720 के बीच के जो 1000 वर्षों का जो अध्ययन है, इतिहासकारों के आगे जो है भारी चुनौती रखा था। मुख्य रूप से इसलिए कि इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर या अनेक तरह के परिवर्तन हुए। तो इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जिससे सिंचाई में रहट, कताई में चक्की और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। और उस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू हो गया, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो नेक्स्ट है आपका कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, और अवसर की तलाश में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। देखिए समुदाय का महत्व जो है बढ़ने में उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत से निकला था। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच क्या हुआ था, आमतौर पर योद्धाओं की योद्धाओं की उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के थे। उसके लिए राजपूत होता था जो कि युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। तो कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, और इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ थे। ठीक है, तो मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल क्या रहा कि इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ कौन कौन लोग जो है उठाए थे। तो पूरे काल के दौरान क्या हुआ था कि जंगलों का कटाई हुई थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, और इस क्षेत्र में परिवर्तन जो है अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा हुआ था। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। कुछ और वनवासी जो है जमीन की जुताई करने के लिए कृषक बन गए थे, और कृषक के ये नए समूह जो है ये आपके क्षेत्रीय बाजार, मुखिया या पुजारी, मठों या मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे, और वो बड़ी और जटिल
जटिल समाजों के अंग बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ परिवर्तन दिया हुआ है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ था, जैसे कि अभी हम लोग जितना भी पढ़े खेती में किस तरीके से हुआ, फिर क्या क्या हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जो है जाति और उपजाति में जो है बंटने लगा। यानी जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, अब जो है यहाँ पे लोग जाति और बिरादरी में बंट गया था। कोई उच्च जाति, कोई नीच जाति, कोई छोटी जाति, इस तरीके के से। तो किसी जाति जो है विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन। तो देखिए ये जो जाति है ना, किस आधार पे तो हुआ था। तो जैसे जिसके हाथ में जैसे मतलब कि संसाधन है, ठीक है, तो उसी के आधार पे किया गया था। ठीक है, तो इसकी आधार पर उसके दर्जे जो है बदलते रहते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही अमीर है तो उसका वो बहुत ही उच्च जाति का था, इस तरीके से हो गया था। जो गरीब है उसकी दर्जे जो है कम कर उसका दर्जा नीचे हो गया था। तो इस तरीके से उसका दर्जा जो है उसके संसाधन पे जो है डिपेंड था। तो एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो मतलब यहाँ पे जाति ये नहीं कि ये जाति है तो उसकी दर्जा यही है, सेम है। यानी दर्जा जो है उसके मतलब संसाधनों के पे ही निहित संसाधनों के आधार पे किया गया था। ठीक है, यानी एक ही जाति का अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है आपका दर्जा रखा गया था। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातिया जो है स्वयं अपने आप जो है नियम बनाता था। या अब ये जाति जो है अपना नियम स्वयं बनाने लगा। इन नियमों का पालन जो है जाति के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो करवाते थे। वो एक सभा बनाते थे, जैसे कि अभी भी जो सभा बनती है जाति पंचायत कहा जाता है इसको। लेकिन जाति को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। और इसके अलावा जो गांव का मुखिया होता है ना, का शासन होता था, जैसे कि अभी भी होता है। और ये एक छोटी इकाई भर होते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्र और साम्राज्य, जिसे कि हम लोग देख सकते हैं चोल हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया। ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत जो है कई सारे क्षेत्र आ गए थे। और इसमें दिल्ली दिल्ली के जो सुल्तनत है आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे। तो आप इनका जो पीरियड है वो याद कर लीजिए कि प्रशंसा में एक संस्कृत यानी इसकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति आई थी जो कि संस्कृत में थी। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया था, जो कि पूरब में बंगाल गोर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी का तक फैला हुआ था। याद रखिएगा कि इसके शासन कहाँ तक फैला हुआ था, किसका, गयासुद्दीन बलबन का। तो ये आपको पूरब में बंगाल गोर में बंगाल जिसको हम लोग गोर, ठीक है, से लेकर जो है पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक, जो जिसको गज्जन, यहाँ तक फैला हुआ था। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता है। तो याद रखिएगा, गोंड हो गया, आंध्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग जो है उसकी सेना के आगे जो है मतलब हार जाते थे। और इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वो ये समझने की कोशिश भी में भी लगे रहते कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ में आ गया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस देश का हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिंधी, लोहड़ी, कश्मीरी और द्वार समुद्री। ठीक है, तो जैसे तेलंगानी का आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी जो है तमिलनाडु में, गोंडी जो है बंगाल में, औधी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो है दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में है। तो अमिल खुसरो ने आगे ये बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो विशिष्ट क्षेत्र की भाषा नहीं है। मतलब ये किसी एक भाषा की एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भाषा, तो एक प्राचीन भाषा है। तो ये भाषा जो है आम जनता इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये केवल ब्राह्मण करता है, और इसकी कोई क्षेत्रीय नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत के बारे में ये याद रखिएगा। देखिए सन 700 ईस्वी तक जो है कई क्षेत्रों के मतलब अपने अपने जो है भौगोलिक आयाम तय हो चुका था, और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं जो स्पष्ट हो गई थी। जैसे कि इस अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र जो है विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, और इन राज्यों के बीच जो है काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। तो कभी कभी चोल हो गया, खलजी हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया, ये एक ऐसे राजवंश थे जो कि अनेक क्षेत्रों में फैला था और एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। तो ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे।
तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि सन 700 से लेकर 1720 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग मतलब नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं जो है बनी रही थी। तो मगर समय की सब क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब देखिए क्या है, पुराने और नए धर्म। तो इतिहासकार कि जिन हजारों वर्षों की पड़ताल में हम कह रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन भी आए थे। ठीक है। तो इसमें दैविक तत्व में लोगों की आस्था जो है बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल भी ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। मगर आमतौर पर क्या होता था, इसका आस्था जो रहता है सामूहिक होता था। किसी की दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार जो है बदलता गया, वैसे वैसे उसका आस्था जो है बदलती गई। जैसे कि जैसे अगर हम लोग कहें तो आज हम मतलब जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसमें कुछ देवी देवता थे जिसकी पूजा की जाती थी। फिर मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मण का महत्व बढ़ता गया। ऐसे संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आदर हो गया था और इनके संरक्षक थे। और नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे, इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी अधिक बढ़ गया था। देखिए अब इस युग में क्या हुआ था कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। तो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे पेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारी के विषाद कर्मकांड के बिना ही भक्त जो है स्वयं पहुंच चुके थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। जैसे कि इस महा मतलब अलग अलग धर्म भी आया था। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसमें प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो कई शासक जो है इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्य शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति जो है इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे धर्म के बारे में दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे धर्म भी उभर के आया था इस में। ठीक है। तो समय और इतिहास ने जो पॉइंट है, ये है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यहाँ पे क्या है आपका समय और इतिहास के कालखंडों पे विचार। यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ करना आसान हो जाता है। ठीक है। जैसे कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार जो है ना, भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। तो याद रखिएगा, जो अंग्रेज इतिहासकार है ना, ये वो भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था। क्या क्या? तो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। और ये जो विभाजन है ना, ये आपका इस विचार पर आधारित था कि शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपनी विविधता को भी उपेक्षा हो जाती थी। तो इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार जो है आर्थिक तथा सामाजिक कार्य के आधार पर कालखंडों की विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने इतिहासकार में पढ़ा कि उसने प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे कि शिकारी संग्रहक था, प्रारंभिक दौर की कृषि कर्मी थी, शहरों और गांवों का निवासी था, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य था। ठीक है। तो इस काल में आप इतिहास पढ़ेंगे, उससे प्राय मध्यकालीन इतिहास का कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के ही रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो भारत के इतिहासकार के ये हजार साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं।
इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है और आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। और इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ खास कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा काम है एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को डिस्कस करना। ठीक है, अब उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन सारा को एक बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।